हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है हमारा इंडियंस वर्कर्स वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स को लेके काफी दिनों से एक ये इशू चलता हुआ आ रहा है। काफी सारी न्यूज़, काफी सारे आर्टिकल्स, काफी सारे इसमें वीडियोस देखने को मिल रही हैं। तो ये मुद्दा क्या है, थोड़ा उसी के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा। एज अ इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैंने जितने फैक्ट्स, जितनी चीज़ों को पढ़ा है, समझा है और जितना एनालिसिस करना है, मैंने उस समझ से इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे तैयार किया है। मेरा खुद का थोड़ा सा एनालिसिस है और खूब कुछ एनालिसिस आप लोगों को खुद करना होगा। जब थोड़े से डेटा और फैक्ट्स या फिर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, कुछ कंपैरिजंस को जब मैं इसमें करूंगा तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या इंडिया में 70 घंटे वीकली काम करना अनिवार्य है, जरूरी है। तो उसी के बारे में ये आज वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहले तो मुद्दा है कि दरअसल हुआ क्या था। तो ये जो न्यूज है, ओरिजिन ऑफ न्यूज कहाँ से आती है, तो ये आती है इन्फोसिस के जो फाउंडर है नारायण मूर्ति। तो बेसिकली इन्फोसिस जो काफी जानी मानी कंपनी है, काफी लोगों को पता होगा, उसके जो फाउंडर है नारायण मूर्ति, उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उनका ये कहना था कि इस देश के युवा को ये जरूरी है कि इस देश में अगर उन्हें काम करना है, अगर देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अगर देश की जो है जीडीपी यानी कि ग्रोथ को इंक्रीज करना है अपने देश के लिए, तो उसके लिए उन्हें 70 घंटे प्रति हफ्ता यानी कि पर वीक 70 आवर्स काम करना होगा। यानी कि इसको आप अप्रोक्सीमेटली कह लीजिए करीब 11.5 घंटे पर डे। तो 11.5 घंटे पर डे का मतलब हुआ, अगर आप सोचिए ऑफिस में एक जनरली इंसान 8 घंटे काम करता है, अगर मैं लेबर लॉ की भी बात करूं तो 8 घंटे ही होता है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट जॉब्स हो। अगर मैं थोड़ा सा आज की डेट में बात करूं, अगर लोगों की जॉब के बारे में, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं या फिर सरकारी विभाग की भी मैं बात करूं, तो आजकल जॉब कल्चर जो है, जो लोगों का देखने को मिल रहा है, ये जरूरी नहीं है वो 8 घंटे का होता है। वो कहीं ना कहीं कैलकुलेट करते करते 10 घंटे का ऑलरेडी हो ही जाता है। अगर आप मैक्सिमम डेटा या कॉर्पोरेट सेक्टर में देखेंगे या थोड़ा सीनियर पोजीशंस पे जो लोग होते हैं, मतलब मेरे खुद के काफी सारे मैंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देखा है जो कंसिस्टेंटली 9 से 10 घंटा काम करते ही करते हैं। बावजूद इसके कि अगर उनको काम में इंटरेस्ट भी नहीं होगा वो तो भी करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं काम में आ जाती है। उसके बाद जब कोविड आया, तो कोविड के बाद जिस तरीके से वर्क फ्रॉम होम देखने को मिला कल्चर, तो उसमें लोगों ने 12-12 घंटे काम किया और अभी तक वो कंसिस्टेंटली चीज चल रही है। यानी कंपनी की कॉस्ट बची। कॉस्ट इसलिए बच रही है क्योंकि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस रेंट, ये सारा बच रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली एम्प्लॉयज जो है घर से बैठ के 12-12 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है। लेकिन नारायण मूर्ति जी का ये जो बयान आया था, जिन्होंने कहा था कि 70 घंटे होना चाहिए, यानी 8 से 11.5 घंटे अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए कि इंसान को दिन भर में काम करना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट पे जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनका इंटरव्यू लिया, उन लोगों ने काफी क्रिटिसिज्म इस पे जाहिर करा। क्योंकि कोई भी नौकरी करने वाला इंसान अगर 8 घंटे भी काम करता तो 2 घंटे तो वो ट्रैफिक, दिल्ली एनसीआर जैसी जगह की बात करूँ या मैं बैंगलोर की बात करूँ या मुंबई की बात करूँ, पुणे की बात करूँ, जहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पीक पे रहता है ऑफिस आवर में, तो लोग 2 घंटा तो जाने का और 2 घंटा आने का, तो उनके घर से आने जाने का ट्रैफिक में ही निकल जाता है 3 से 4 घंटा। उसके बाद ऑफिस आवर। तो ऐसे में उन इंसान के पास समय बचेगा ही कहाँ से। तो अब मैं इन सारी चीजों पे ना जाके, इन सारी बातों पे ना करके, मैं अपनी कुछ जो स्टडीज है, जो डेटा है जिसके बारे में मैं यहाँ आज बात करूंगा, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग चलिए बात करते हैं। तो थोड़ा समझते हैं कि बेसिकली उन्होंने तो कहा तो यही था कि 70 घंटे, और उन्होंने कंपैरिजन दिया कुछ कंट्रीज का, जापान और जर्मनी का। तो जापान और जर्मनी की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद, 1945 के बाद, जब क्योंकि जर्मनी और जापान जो थी वो दोनों की दोनों एक्सेस पावर में आती थी, एलाइड पावर्स में आती थी, हमारी रशिया, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, और इधर हमारी थी ये जर्मनी, जापान कंट्रीज जो थी हमारी। तो जर्मनी, जापान जो थी तो ये हमारी एक्सेस पावर में आती थी। 1945 में जिस तरीके से हिरोशिमा नागासाकी पे बम फोड़ा गया यूएसए के द्वारा, एटम बम, उस तरीके से हिरोशिमा नागासाकी की जो सिचुएशन थी वो काफी बद से बदतर हो गई थी। तो कंट्री तो वैसे ही पीछे चली गई थी इसके चलते हुए। जर्मनी हार चुका था क्योंकि हिटलर का राज था वहां पे, तो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वहां के लोगों के साथ, जो ज्यूज यहूदियों के साथ जो किया उसने, तो उसको लेके, जेनोसाइड को लेके उसको सजा मिली, उसने सुसाइड कर लिया था। तो कंट्रियों की जो सिचुएशंस थी वो काफी खराब थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद।
ये मैं बात सिर्फ जर्मनी और जापान की नहीं करूंगा, ये बात करूंगा मैं बाकी कंट्रीज की भी, क्योंकि कॉलोनियल टाइम पीरियड चल रहा था। 1947 में इंडिया आजाद हुआ था, तो ये जो टाइम पीरियड था उस दौरान वर्ल्ड वॉर था और इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, ये जो सब चीजें चल रही थी, जिसके चलते हुए काफी सारी कंट्रियां ध्वस्त हो गई थी। काफी सारी कंट्रीज वर्ल्ड वॉर में अपना काफी इकोनॉमिक लॉस देखने को मिला था। तो जब 1947 में जब हमारा देश भी आज़ाद हुआ, उसके बाद जब यूनाइटेड नेशंस बनता है और सारी कंट्रीज की एक जियो पॉलिटिक्स स्थापित होती है, और उसके बाद जिस तरीके से फिर सारी कंट्रीज अपनी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ती हैं, तो उसी में से जर्मनी और जापान जो था उसने ये निर्णय लिया कि अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाना, अपने देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो उसी का एग्जाम्पल दिया था कि जिस तरीके से उनकी प्रोडक्टिविटी जब बढ़ी, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी मतलब वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए, ज्यादा काम करवाया गया, तो वर्किंग आवर्स बढ़ते तो ज्यादा काम हुआ, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो इनकम बढ़ी, तो फिर उसके बाद कंसिस्टेंटली उन लोगों की जो वर्किंग आवर्स है वो कम होते चले गए। और आज के जमाने में अगर हम बात करें तो जर्मनी की बात करूं तो 34 आवर्स यानी 34 आवर्स वर्किंग आवर्स होते हैं पर वीक में, और 37 आवर्स देखे जाते हैं जापान में आज के जमाने में वर्किंग आवर्स। और इंडिया की बात करूं तो 48 आवर्स वर्किंग आवर्स होते हैं इंडिया में आज के जमाने में। तो ये तो डेवलप कंट्रीज थी जो डेवलप कर गई। तो देखो कंट्रीज दो तरह की होती है, एक होती है डेवलप्ड, एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड जो एक अच्छे स्तर पे पहुंच चुकी है, जिसका एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी, सारी चीजें काफी अच्छा है, वोमेन और जेंडर का जो एक पूरा है इनइक्वालिटी नहीं है बिल्कुल भी, उस तरीके की कंट्रीज हो जाती हैं। और डेवलपिंग में जैसे अभी इंडिया भी आता है, बाकी कंट्रीज भी हैं। तो अगर मैं डेटास की बात करूं तो जैसे बाकी कुछ उसकी नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, उसके डेटा आप देख चुके हो। पाकिस्तान में भी 47 आवर का टाइम पीरियड होता है, नेपाल में 40, भूटान में 51, श्रीलंका में 36, बांग्लादेश में 47। तो ये वो कंट्रीज है, तो लगभग सारे आंकड़े इसके, बल्कि भूटान में 51 ज्यादा है। तो ये सारे वो आंकड़े हैं जो इंडिया के अगल बगल की कंट्रीज है। तो बेसिकली जो वो कंट्रीज है सारी की सारी डेवलपिंग कंट्रीज में आती हैं, जिनकी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है बाकियों के मुकाबले। तो ये कह देना कि डेवलप कंट्रीज से उसको कंपेयर करना, तो पहले अगर हम बात सिर्फ कंपैरिजन की ही करें कि जापान और जर्मनी से ही मैं इसका कंपैरिजन करूं कि इंडिया को भी उसकी तरह बनाया जाए, उसके वर्किंग आवर्स को बढ़ाया जाए, तो 50 सालों में वर्किंग आवर्स को नहीं बढ़ाया गया। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो ये है कि हम लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। अब सोशलिस्ट क्या होता है, कैपिटलिस्ट क्या होता है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक बहुत अच्छी डिटेल में वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो सोशलिस्ट और सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट की जो आइडियोलॉजी होती है, एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। कैपिटलिस्ट यानी कि पूरा का पूरा पूंजीवाद, यानी कि जहां पे आ जाता है हमारा प्राइवेट सेक्टर, यानी कि उस देश की इकोनॉमी जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाएगी, वो अपने आप चलाएगा। और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में ये होता है कि जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा सरकार के कंट्रोल में रहेगा, ताकि सरकार हर एक इंसान को इक्वली चीजों को बांट सके, क्योंकि कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। तो जो ये नारायण मूर्ति जी का ये जो बयान था कि 70 घंटे काम कराना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कैपिटलिस्ट को। अब हम लोग क्या है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं। तो वही था कि जो मूर्ति जी का जो बयान था वो कहीं ना कहीं इसको कैपिटलिज्म में दर्शाता है। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था कैपिटलिज्म में, जो जर्मनी में और रशियन रिवॉल्यूशन देखने को मिला था, उसमें भी यही हुआ था कि कैपिटलिज्म के चलते हुए लेबर्स के साथ जो 12-12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे काम कराया जा रहा था। तो उसी कंडीशन को अगर लेकर आते, अगर ऐसा होता तो रशिया डेवलप कर जाता फिर तो रशिया उस जमाने में क्या हुआ था, जब 12 घंटे 14 घंटे काम हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिला था ब्रिटेन में, फ्रांस में, तो तब भी तो लेबर की हालत बद से बदतर थी ना। तो सिर्फ ये कह देना कि 70 घंटे पर वीक में काम करने से इकोनॉमी डेवलप हो जाती है, तो हर कंट्री अपने देश की इकोनॉमी उसी तरीके से चला लेगी। तो चलिए मैं बात करता हूं कुछ डेटा और फैक्ट्स की, और थोड़ा इसी बात को हम आगे लेके चलते हैं। जैसे कि तो कुछ सवाल आता है कि हाउ रियलिस्टिक इज वर्किंग 70 आवर्स अ वीक, तो क्या ये सही में ये रियलिस्टिकली वर्कआउट करेगा भी या नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा फैक्ट्स आपको दिखाऊंगा, अगर आप फिर उसके बाद खुद अपने आप से एनालिसिस करके बताइएगा। तो देखिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का एक बताता है हमारे इंडिया में कि जो वर्किंग आवर्स गैप देखने को मिलता है जेंडर्स में, यानी कि जो आदमी है वो ज्यादा घंटे काम कर रहा है, और महिलाओं में जेंडर गैप, यानी कि अब महिलाओं के साथ क्या समस्या है इंडिया में सबसे ज्यादा। एक तो हमारे यहाँ पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है शुरू से, उस पेट्रियार्कल सोसाइटी के चलते हुए महिलाओं को काम करने की आज़ादी नहीं थी, ठीक है ना। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे या अगर आपने पढ़ चुके हैं हिस्ट्री, तो आप उसमें देखेंगे कि एक लंबे अरसे तक महिलाओं के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला था।
फेमिनिज्म आता है सोसाइटी में, किस तरीके से बदलाव देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं देश के 75 साल आज़ाद होने के बाद आज भी महिलाओं को लेके कहीं ना कहीं काम में कहीं ना कहीं रुकावटें आती है, नौकरी में पूरा खुले तरीके से उनको भेजा नहीं जाता है। अब इसका सबसे बड़ा कारण जो है, ये जो वर्किंग आवर गैप, जेंडर गैप है ना, इसका सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कि लेडीज का जो बाकी का डोमेस्टिक काम है, जो अनपेड वर्क है, जो उनका घर संभालना, बच्चे संभालना, जो कहीं ना कहीं महिलाओं की ही जिम्मेदारी है, जिसके चलते हुए वर्किंग आवर्स में पहले से ही कमी हो जाती है। यानी कि जो 8 आवर जो घंटा है ना, वो भी कम है, वो भी पूरा नहीं हो पाता है महिलाओं की तरफ से, ऐसा कहा जाता है इस सर्वे के मुताबिक। तो जिसके चलते हुए अगर हम बात करें 70 घंटे की, तो यहाँ तो 8 घंटे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने 8 घंटे को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं काम को। वो ही प्रोडक्टिविटी फिर कैसे ला पाएंगे 70 घंटे में? तो ये जरूरी है कि पहले हमें अपने 8 घंटे का जो आंकड़ा है उसको पूरा किया जाए, वो पूरा होगा तभी फिर आगे का सोचा जा सकता है। उसके अलावा अगर बात करूं यूएसए की, तो यूएसए में देखिए इसमें एक चीज और भी मैटर करती है। अगर बात सिर्फ प्रोडक्टिविटी की है कि देश की प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमी को ग्रोथ देना है, तो आपको पता होगा कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं हमारे। एग्रीकल्चर होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है और एक सर्विस सेक्टर होता है। अगर मैं एग्रीकल्चर को निकाल भी दूं, अगर मेनली अगर हम लोग सिर्फ वर्कफोर्स जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादातर किसान देखने को मिलेंगे और उनकी खुद की खेती बाड़ी होती है, तो उसमें तो कोई इस तरीके का रिफॉर्म नहीं है कि वहां पे अगर आप किसी को काम पे रख रहे हो तो वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता, अनऑर्गेनाइज्ड वे में आ जाता है। अगर हम सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड वे की बात करें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आती है हमारी सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो बेसिक प्रोडक्शन देती हैं। और सर्विस सेक्टर में आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, और उसके अलावा हमारा रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए। तो अब जैसे मैं रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लूं, तो रेस्टोरेंट क्या है, इंडिया में थोड़ी ना कि रेस्टोरेंट जो 24 घंटे खुलेगा। रेस्टोरेंट तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक 12 घंटे खुलेगा। उसमें या तो 2 शिफ्ट में या 1 शिफ्ट में बंदा ऑलरेडी 12-12 घंटे रेस्टोरेंट में काम करता है। अगर आप रिटेल सेक्टर्स को देखेंगे, सर्विस सेक्टर्स जितने भी होते हैं, रिटेल सेक्टर्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, मोस्ट प्रोबेबली वहां पे आपको 12 घंटे ही आपको एम्प्लॉय काम करता हुआ मिलेगा, लेकिन उसको सैलरी सिर्फ 8 घंटे की दी जाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं होटल्स की, अगर होटल इंडस्ट्री का अगर आप थोड़ा सा जान के देखेंगे, तो होटल इंडस्ट्री में 14-14, 15-15 घंटे काम करवाया जाता है। अगर जो होटल मैनेजमेंट करने वाले बच्चे हैं, जो उसके बाद जब वो जॉब करते हैं, उनकी सैलरी इतनी नहीं होती जिससे ज्यादा उनकी वर्किंग आवर्स होते हैं। और जो 8 घंटे वर्किंग आवर्स का जो लेबर लॉ था उसको फॉलो भी नहीं करती है होटल इंडस्ट्रीज। उसके अलावा पेट्रोल पंप्स हो गए या और भी कोई सर्विस सेक्टर हो गया। जैसे मैं ट्रक की बात करूं, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं हमारे इंडिया में, वो नॉन स्टॉप ट्रक ड्राइविंग करते हैं। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो वहां पे प्रॉपर वर्किंग आवर है ट्रक ड्राइवर्स का कि 8 घंटे से ज्यादा वो ड्राइव नहीं करेंगे। इंडिया में ट्रक ड्राइवर्स जो है 12-12 घंटे ड्राइव करते हैं। तो उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि यूएसए में जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, वो सिर्फ 25 आवर काम कराता है वीकली, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 45 आवर्स। तो आप थोड़ा गैप देख रहे हो उसमें, क्योंकि सर्विस सेक्टर में उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन तो मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होनी है, इसलिए वो 45 आवर्स पे काम करता है। तो ये सिर्फ बात है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। तो अगर मैं बात करूं इंफोसिस जैसी कंपनी की, तो वो चलिए मान सकता हूं आईटी सेक्टर में आ गया अगर, तो उसमें अगर 45 आवर यानी कि 48 आवर्स तो ऑलरेडी इंसान कर ही रहा है काम, और उसके अलावा फिर ट्रैफिक हो गया, उसकी पर्सनल लाइफ हो गई, तो उसको उस तरीके से इंडल्ज करना इतना आसान नहीं होगा। इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर मैं 45 आवर्स की बात भी करूंगा तो उसको उसके अकॉर्डिंगली पे भी मिल रहा होगा, जो इसके मुकाबले ज्यादा होगा। तो लोगों का जो मतलब कहते हैं इंडल्ज होगा या इन्वॉल्वमेंट होगा, वो सर्विस से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलेगा यूएसए में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी कंट्रीज की, साउथ कोरिया में ट्रांसपोर्ट और फूड जैसे डिपार्टमेंट में 75 आवर्स दिए जाते हैं, लेकिन एजुकेशन में सिर्फ 40 घंटे दिए जाते हैं वीकली। क्यों? क्योंकि एजुकेशन तो स्कूल कॉलेजेस कितनी देर तक के लिए खुलेंगे, सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे के लिए खुलेंगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट और फूड में पैसे में, क्योंकि 24 आवर फूड सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसमें ज्यादा टाइम खपाया जाता है। लेकिन इनका अगर ज्यादा टाइम खपाया जा रहा है इन चीजों में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में देख लिया या साउथ कोरिया में देख लिया, तो उसके चलते हुए उतने लेवल का वेजेस भी दिया जा रहा है, उतने लेवल का पे भी किया जा रहा है, पर आवर के हिसाब से उनको पे किया जा रहा है, जो इंडिया में नहीं होता। इंडिया में काम क्या कराया जाता है 8 घंटा और सैलरी मिलती है। तो ये क्या है, ये लेबर और वर्कर्स एक्सप्लॉइटेशन है इसमें। और इसी के चलते हुए अगर मैं आगे बात करूं, जैसे कि चाइना का एक बहुत अच्छा इसमें एग्जांपल है। चाइना का जो ये डेटा है ना, चाइना का डेटा बताता है 1990 से 2012 के बीच में जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, तो चाइना ने जो है इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया था, वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए थे।
तो उसका रिजल्ट ये निकल कर आता है कि उसका रिजल्ट बहुत नेगेटिव आया था, जो चाइना का आउटकम निकला। कारण कारण ये होता है कि जब आप किसी भी सेक्टर में, एक इंसान है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अब आप कितना घंटा पढ़ सकते हो? सुबह 5 बजे 6 बजे उठेंगे, 7 बजे भी अगर आप पढ़ने बैठ गए तो शाम के 6-7 बजे तक आपका शरीर त्रस्त हो जाएगा। तो ये 12 घंटे का टाइम हो गया। अब इस 12 घंटे में आपका 2 टाइम 3 टाइम का मील हो जाता है, ब्रेक टाइम होता है, रेस्ट टाइम हो जाता है, तो ऑन एन एवरेज आपका भी 8 से 9 घंटे ही पढ़ाई का समय निकल पाता है। और एक ऑन एन एवरेज इंसान जो है ना, अपने जीवन काल में दिन में 24 घंटे होते हैं हमारे पास, तो 24 घंटे में से 8 + 8 + 8, 8 घंटे काम करना, 8 घंटे सोना, 8 घंटे अपना ट्रैवल और बाकी के पर्सनल कामों को दिया जाता है। तो इससे ज्यादा इंसान काम करेगा ही कैसे? एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है। और फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 12 घंटे 14 घंटे काम करना चाहते हैं। तो वो 12 13 14 घंटे जो काम करना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए कंपनीज उनको उतना कॉम्पेंसेशन पे करेगी? अगर कोई भी इंसान 8 घंटे काम करता है और उसके ज्यादा अगर वो काम करता है, तो लेबर लॉ एक्ट कहता है कि उससे ज्यादा अगर आप काम करेंगे तो 1 मिनट की सैलरी की जगह आपको 2 मिनट की पे होता है। तो ये लेबर लॉ एक्ट कहता है आपका। लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है इंडिया में आज भी काफी सारी कंपनीज में बॉन्ड साइन करवाए जाते हैं कि जो कंपनीज होती हैं उसमें क्या होता है कि आपसे 2 साल का 3 साल का बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है। जो इलीगल होता है वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। आप किसी भी संविधान के मुताबिक आप किसी को भी अपने नौकरी मजबूरन करने पे मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो नारायण मूर्ति जी का ये जो बयान था, मैं इसको ये कंप्लीटली क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा कि उन्होंने जो बयान दिया कि 70 घंटे वीकली, अगर 70 घंटे वीकली युवा से काम लेना है, ये बात भी सही है कि हमारे देश में युवा की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। ह्यूमन एज अ रिसोर्स, यानी कि पीपल एज अ रिसोर्स, इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि इंसान जो है वो एक रिसोर्स है, वो उतना ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अगर यंग है तो और अच्छी बात है, लेकिन क्या उस युवा को उस लेवल का पे आप दे रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी हमारे देश में सबसे ज्यादा है। अब ऐसे केस में क्या होता है, अगर आप एक इंसान से एक लिमिट वेजेस पे आप कंसिस्टेंटली काम के वर्किंग आवर्स को बढ़ा रहे हो, तो उससे आउटकम तो आ जाएगा, लेकिन क्या वो क्वालिटी आउटकम निकलेगा? और क्वालिटी आउटकम की जगह के जो ह्यूमन होगा उसको उसका इंसेंटिव मिलेगा? ये सारी बातें हैं इसमें जो सोचने समझने की जरूरत है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और थोड़े से डेटा की, अगर जैसे यूएसए की बात करूं, 2019 का ये डेटा है। यूएसए में जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी मतलब इंसान 1 घंटे में, एक लेबर जो है वो 1 घंटे में कितना पैसा कमा के दे रही है कंपनी को। जैसे कि यूएसए का डेटा है तो वो $74 कमा के देता है यूएसए में। जर्मनी में $69 कमा के देता है। और अगर बात करूं इंडिया की, तो इंडिया का जो एम्प्लॉय है वो $8.7 कमा के देता है। तो आप गैप देखो। तो अब आप सोच के देखो, अगर जो इंसान यूएसए में कितना 34 आवर में इतना कमा के दे रहा है, अगर उसको सोचो उसको 74 कमा के देना है, $69 कमा के देना है, तो उसको वर्किंग आवर्स उसके कितने ज्यादा इंक्रीज करने पड़ जाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कमी किस में है? कमी है इंसान के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में कमी है। क्वालिटी ऑफ वर्क जो है, क्वालिटी ऑफ वर्क है, वो निकल कर नहीं आ रहा है इंडिया में, जिसके चलते हुए इकोनॉमिकल ग्रोथ हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो पा रही है। और इसी के साथ साथ एक डेटा और देना चाहूंगा नीति आयोग का। नीति आयोग का 2018 का डेटा है, जिसमें बताया है कि इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया की जो जीडीपी है उसका सिर्फ 0.67% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है रिसर्च और डेवलपमेंट इनोवेशन में। अगर इनोवेशन नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगी, तो कहां से प्रॉपर एक अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क निकल कर आएगा? आज के टेक्नोलॉजिकल जमाने में ह्यूमन फोर्स से ज्यादा जरूरत है टेक्नोलॉजी की, हाई टेक्नोलॉजी जो इंडिया को सही ढंग से ग्रोथ दे सके। अगर रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा नहीं लगेगा तो कहां से इंसान की प्रोडक्टिविटी निकल कर आएगी? प्रोडक्टिविटी में आज के जमाने में भी तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एक साथ है ना। अगर हम लोग आज यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख रहे हैं, या हम लोग आज की डेट में इतने नॉलेजेबल हो गए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने चीजों को फास्ट कर दिया है। बेसिकली क्या है कि टेक्नोलॉजी क्या है, अगर रिसर्च और डेवलपमेंट पैसा लग रहा है तो टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होगी ना। अगर इंसान आज भी सिर्फ किताबें लेके बैठा रहेगा, टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं रहेगा, तो ग्रोथ वो भी करेगा लेकिन उसको समय तो लगेगा ना। तो ठीक उसी तरीके से अगर इंडिया की ग्रोथ और इकोनॉमी को करना है तो कहीं ना कहीं एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रोल होना चाहिए। तो ये था दोस्तों मेरा टॉपिक, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया आज इस हमारे टॉपिक के बारे में, हमारे इंडिया के इंडियन वर्कर्स वर्किंग आवर्स। तो जिसमें आज मैंने आप लोगों को इस डेटा के बारे में बताया। थोड़ा डेटा इंफॉर्मेटिव है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
तो यही था मेरा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको पूरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया और एक बताया। तो आप लोगों का क्या इसमें सजेशन है, और आप अपने एनालिसिस, ये मेरी समझ थी जो मैंने अपने आप को इसको इसमें एक्सप्रेस करा, जो मेरा जो इसमें मैंने बताया कि किस तरीके से इंडिया में जो लेबर लॉज हैं, या जो थोड़े से उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, या जो 70 आवर का जो आंकड़ा दिया जा रहा है, तो वो कॉम्पनसेट करने के लिए कि कंपनीज उनको उतना पैसा देगी, क्योंकि हम लोग एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट भी है आज भी। तो इंसान का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी वर्किंग आवर्स में। प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि क्वांटिटी पे, क्योंकि क्वांटिटी निकलने से कोई फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट में है। तो ट्रेड डेफिसिट से उसको हमें सरप्लस में लाना है, हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। जैसे आज ही के न्यूज़पेपर में डेटा में, आज 21 नवंबर है जो आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, द हिंदू में आज एक न्यूज आई है बांग्लादेश के बारे में, कि बांग्लादेश जो है वर्ल्ड का सेकंड रिटेलर है कपड़ों के मामले में, यानी कि उनके जो कपड़े बनाता है बांग्लादेश, उसमें सबसे बड़ा रिटेलर है। इसके अलावा जो जारा है, नाइकी है, और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो उसको इंपोर्ट करती हैं अपनी कंट्रीज में, उसके बाद अपने ब्रांड लगा के वर्ल्ड वाइड लेवल पे उसको एक्सपोर्ट करती है। तो वैसा कुछ कंसेप्ट इंडिया को लेना होगा अगर एक्सपोर्ट में अपने आप को मार्केट में आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं एक ब्रांडिंग और एक सरकार की तरफ से काफी सारी पॉलिसीज ऐसी आनी चाहिए, जिसमें युवा को, अगर हम लोग उद्यम में जा रहे हैं, अगर हम लोगों को कोई भी एक बिजनेस चलाना है, तो उसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उस बिजनेस को डेवलप, उसको प्रमोट करने के लिए। साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन में सरकार को थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूशन का इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन इसके भी और भी काफी सारे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्सिटीफाइड है, और भी चीज़ें हैं काफ़ी सारी जिसमें वेलफेयर है, बाकी सारी चीज़ों में भी देखने का ज़रूरी है। तो यही था मेरा टॉपिक, और आप लोग इसमें जो भी कुछ अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जो भी आपका सजेशन है, आप लोगों को क्या लगता है ये जो भी स्टेटमेंट था, ये क्या था, सही है कि गलत है, या क्या इसमें अपना सजेशन दे सकते हैं, वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।